नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है, भारतीय नौसेना के लिए क्या भविष्य में नेवल एएमसीए या फिर 5वीं जनरेशन का टीईडीबीएफ वेरिएंट होगा। स्प्रूट लाइट टैंक के पहिएदार संस्करण को विकसित कर रहा है रोस्टेक, जिसे भारत ले सकता है। एचएएल ने कैट्स वॉरियर के लिए STFE-25 के परीक्षण की तैयारी की शुरू। भारत अपने सबसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम को निजी क्षेत्रों में दे सकता है। सुरक्षा बलों ने लिया अपना बदला, अब तक 5 आतंकियों को मार गिराया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय नौसेना के लिए टीईडीबीएफ फाइटर जेट बनने जा रहा है और इसमें अब 2 हाई थ्रस्ट F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इस फाइटर जेट में स्वदेशी आईएसआर रडार और अलग अलग स्वदेशी हथियारों का पैकेज और एवियोनिक्स भी लगा होगा। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कई तरीके के मेजर्स यानी कि मापन किए हैं, जिससे कि इस फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका वेपन बे ना होना इस फाइटर जेट को 5वीं पीढ़ी की बजाय 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बनाएगा। लेकिन भारतीय नौसेना चाहती है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट करे, यानी कि उनका संचालन करे। लेकिन अभी यह बात साफ नहीं है कि भविष्य में एएमसीए का नेवल वेरिएंट आएगा या टीईडीबीएफ को ही 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि एएमसीए नेवल या फिर टीईडीबीएफ भविष्य के हिसाब से इन फाइटर जेट्स पर कैटापल्ट्स का होना जरूरी है, जिससे कि इन्हें संभावित 3rd एयरक्राफ्ट यानी कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय नौसेना ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ कैरियर बॉर्न स्टिल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस प्रोग्राम के लिए अलग से वित्त मुहैया कराया जाएगा, यानी कि अलग से इसकी फंडिंग की जाएगी। और ये भारतीय वायुसेना के लिए बनने जा रहा ऑरा यूसीएवी से बिल्कुल अलग होगा। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को ऑपरेट करेगी भविष्य में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि क्या एएमसीए का नेवल वेरिएंट आएगा या फिर टीईडीबीएफ प्रोग्राम को ही 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में बदला जाएगा। भारत की डिफेंस टीम ने जुलाई 2021 में रूस का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने स्प्रूट SDM-1 टैंक की मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता और फायरिंग ट्रायल्स का मूल्यांकन किया। स्प्रूट SDM-1 की T90 की तरह 125 mm की गन है और ये भी T90 में इस्तेमाल होने वाले एमुनेशन को दाग सकता है। रूस की रोस्टेक कॉर्पोरेशन ने कहा है कि उनका अगला प्लान है कि वे इसका व्हील्ड संस्करण यानी कि पहिए वाला संस्करण बना रहे हैं और ये वेरिएंट केवल और केवल एक्सपोर्ट के लिए होगा। यानी कि जो भारतीय सेना इस तरीके के लाइट टैंक्स के लिए बात कर रही है रशिया के साथ, उसमें अब भारत को व्हील्ड वर्जन यानी कि पहिए वाला संस्करण भारतीय सेना को मिल सकता है। और भारत को इस तरीके के लाइट टैंक की जरूरत इसलिए भी है कि जिस तरीके से चाइना ने अपने वहां पर लाइट टैंक्स डिप्लॉय कर रखे हैं LAC पर, और इसीलिए भारत भी उनका जवाब देने के लिए लाइट टैंक्स की खरीद करना चाहता है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें T90 के फीचर दिए गए हैं और भारतीय सेना को इस टैंक के लिए किसी भी तरीके के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी और खास करके एमुनेशन भी ये T90 वाले दाग सकता है। और ये भारतीय सेना का बहुत अच्छा विचार है कि वो स्प्रूट SDM-1 लाइट टैंक को चुन रही है। एचएएल ने STFE-25 इंजन की टेस्टिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। एचएएल की अगली योजना यह है कि वे 25 किलो न्यूटन के STFE-25 इंजन का सर्टिफिकेशन 2025 से पहले करना चाहती है और ये इंजन कैट्स वॉरियर के ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन को पावर देंगे। कैट्स वॉरियर का एग्जॉस्ट F-35 लाइटनिंग 2 की तरह शेवरन नोजल डिजाइन पर आधारित है, जिससे कि इसकी जेट क्लास नॉइज भी कम होगी और रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा। दोस्तों, वक्त आ चुका है कि भारत को सबसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा और इसके लिए कुछ कंपनियां भी पहले से ही भारत सरकार की डिफेंस PSU के साथ काम कर रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि DRDO हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर अपना ध्यान ज्यादा लगा पाएगा। भारतीय प्राइवेट सेक्टर फर्म न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने HAL के साथ मिलकर काम शुरू किया है 200 किलोमीटर वाली कैट्स हंटर लो ऑब्जर्वेबल सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर, जो कि पेलोड के साथ अपने टारगेट पर हमला कर सकती है और इसे रिकवर भी किया जा सकता है, जिससे कि मिसाइल की लागत भी कम होगी। दूसरी प्राइवेट कंपनी है JSR डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि BEL के साथ मिलकर 4 अलग प्रकार की मिसाइलों का निर्माण कर रही है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए, जिनमें 297 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल VEL है यानी कि वेल है और 180 यानी कि 180 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन खगन तक है और 154 किलोमीटर रेंज वाली वागनाक मिसाइल है और इन मिसाइलों में केवल 10% विदेशी कंटेंट है और ये प्राइवेट फर्म्स भारत सरकार से और फंड की मांग कर रही हैं। वहीं कल्याणी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड
इनोवेटर्स ने 1.56 किलोन्यूटन के जेट इंजन के आंतरिक टेस्ट पूरे कर लिए हैं, जिन्हें कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अब भारत सरकार को इन प्राइवेट प्लेयर्स को और ज्यादा फंड प्रोवाइड कराना है कि उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके प्रोग्राम्स किसी भी तरीके से रुके नहीं। और जिस तरीके से इन प्राइवेट फर्म्स ने अपना काम करके दिखाया है, अब वक्त आ गया है कि खुद से इस तरीके की टेक्नोलॉजी को, यानी कि खास करके सबसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दें। और इससे एक तो प्रोडक्शन भी तेजी से होगा, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी भी आएगी, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभुत्व भी बनेगा। और यही नहीं, डीआरडीओ जो ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है, उसका ध्यान इधर से उधर नहीं भटकेगा। ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर कम होगा। सबसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए उनका पूरा फोकस फिर इसी पर चला जाएगा, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल पर। भारतीय सेना के थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं और इस यात्रा के दौरान वे द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित मुद्दों से निपटने के तरीकों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय सेना ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जनरल एमएम नरवणे इस मीटिंग में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और भारत श्रीलंका रक्षा सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों में भी सहयोग कर रही हैं और साथ ही एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी कर रही हैं। मित्र शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण 4 अक्टूबर को श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ था, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग वार्ता में भाग लेने के लिए पिछले साल नवंबर में कोलंबो की 2 दिवसीय यात्रा की थी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में इस साल के मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने इस दूसरे चरण में अपने आईएनएस सतपुड़ा, P8I, रणविजय और एक पनडुब्बी को इस एक्सरसाइज में शामिल किया है और जापान के JS कागा और JS मुरासामे ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। दूसरी तरफ रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बलरात और सीरियस भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो अमेरिकी नेवी का प्रतिनिधित्व विमान वाहक पोत UAS कार्ल विंसन कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान में अपने रूसी समकक्ष सरगई लावरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत पर विचारों का आदान प्रदान किया। जयशंकर मध्य एशिया के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में किर्गिस्तान से कजाकिस्तान पहुंचे। उनकी यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करना और अफगानिस्तान के घटनाक्रम सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करना है। यही नहीं, एस जयशंकर ने मंगोलिया के समकक्ष से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच अपनी मजबूत विकास की साझेदारी पर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि अपने मंगोलियाई नए सहयोगी से मुलाकात करके उन्हें खुशी हुई है और हमने मजबूत विकास साझेदारी पर चर्चा की है। भारत हमेशा एक मजबूत आध्यात्मिक पड़ोसी बना रहेगा। यहाँ पर मंगोलिया के साथ संबंधों को बढ़ाना एक अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मंगोलिया की सीमा चीन से मिलती है और ऐसे में भारत अगर चाहे तो वहां से भी अपना एक फ्रंट बना सकता है, वहां पर भी अपना एक सैन्य बेस स्थापित कर सकता है ताकि चाइना को घेरा जा सके। इससे पहले भी भारत ने मंगोलियाई सेना के साथ कई तरीके की एक्सरसाइज की हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में एक मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तोयबा के कम से कम 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। पुलिस ने बताया कि उनके पास से आपत्तिजनक हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बता दें कि इससे पहले 2 आतंकियों को सोमवार को मार गिराया गया था, लेकिन इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन अब सेना ने पलटवार किया और बचे हुए इन 3 आतंकियों को भी ठोक दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि शोपिया एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए और अभी भी सेना और पुलिस वहां पर तलाशी कर रही है। कश्मीर में ये जो बचा हुआ आतंकवाद है, ये अब कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो ये जो फड़फड़ाहट है वो अब साफ तौर पर देखी जा रही है कि किस तरीके से ये लोग, यानी कि ये जो आतंकी है वो तिलमिला गए हैं और सामने आ गए हैं और ऐसे में अब इनका खात्मा चुन चुन के किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।